नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए कोरोना से जुड़ी और उसके अलावे तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कोरोना से जुड़े अपडेट क्या कुछ हैं वो जान लीजिए। 24 घंटे में कोरोना से 103 लोगों की मौत। देश में कोरोना से 2752 की मौत। देश में कोरोना के मरीज 85,940। 24 घंटे में कोरोना के 3,970 केस। कोरोना के 30,153 मरीज ठीक हुए। कोरोना के 53,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 35%। बिहार में आज मिले 47 कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1080। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 215। और अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां उत्तर प्रदेश के औरैया से बड़ी खबर है। ये यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसा हुआ और 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। 30 बुरी तरह जख्मी हुए हैं। फरीदाबाद से आ रहे थे 81 प्रवासी मजदूर। बिहार और झारखंड जा रहे थे मजदूर। दो गाड़ियों की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख देगी यूपी सरकार। गंभीर रूप से घायल लोगों को भी मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। जिसमें ज्यादा लोग थे और दूसरे डीसीएम थे। ज्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है, जो ताला में लोग थे जाते हैं, उन्हीं में से जाते हैं 24 लोग की भी सूचना है जतना की। और लगभग 15 लोग जाते हैं सैफई इटावा में जाते हैं, उनको जाते हैं, और जो घायल नहीं जाते हैं वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब जाते हैं अपना यहाँ औरैया में जाते हैं अस्पताल में। जो संज्ञान में आया जाता है जो ट्राला में थे ज़्यादा लोग जाते हैं, उसमें से झारखंड के कुछ लोग, कुशीनगर के, और इसके अलावा जाते हैं बंगाल के भी लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों की भी जानकारी हुई कि इन लोगों का था। अभी हम विवरण जाते हैं जिला अस्पताल में जाकर जो लोग घायल हैं उनको पूछताछ करने के बाद। और इन सब के बीच अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां लॉकडाउन के बीच अपराधियों ने सासाराम में छात्र आरजेडी नेता की हत्या कर दी। मृतक का नाम मनोज कुमार है, जो छात्र आरजेडी के प्रदेश सचिव थे। मनोज कुमार की हत्या दिनारा के कैथर में गोली मारकर की गई है। मनोज बक्सर के पानापुर के रहने वाले थे और तेज प्रताप यादव के करीबी थे। मनोज बक्सर के रहने वाले थे। रात में वे बाइक से निकले थे, जिसके बाद उनके घर वालों को यह खबर मिली कि मनोज की गोली मारकर हत्या की गई है। फोन हमने करते हैं, फोन ना उठाओ तो फोन के गोनी जा खोजे खातिर तो देखते हैं कि मार के दिख दिहल बैठे। कहाँ पे घटना हुआ था? कोई था और खुद में। ये कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? दिनारा था। मैंने कहाँ मिला इनका बॉडी? दिनारा थाना। मैंने कहाँ बॉडी कहाँ मिला? आप लोग कहाँ देखे इसके लाश को? वो पुल बैठे जो पुल के पास, पुल के नीचे पड़ा हुआ था? ना पुले पे ऊपर। अच्छा, मतलब कैसे था, किस अवस्था में था? गाड़ी पहले डायरेक्ट गिर गई। क्या लगा है? गोली लगा है क्या? गोली लगा। कब गोली लगा? 4-5 गोली लगा। कहाँ पे लगा? सिर में लगा बैठे। तो रोहतास से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और तो देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उन सब के बीच रोहतास से खबर देखिए, जहां छात्र आरजेडी नेता की हत्या की गई है। गोली मारकर हत्या की गई है। अजीत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अजीत, अहम खबर है जहां छात्र आरजेडी नेता की हत्या की गई है और ये तेज प्रताप के करीबी भी हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। क्या कुछ आप तक जानकारी पहुंच रही है, बताइए। जी, मनोज यादव मूलतः बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के धनसोई थाना अंतर्गत पानापुर गांव के निवासी थे और जैसा कि परिजनों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि कल रात में वे अपने बाइक में पेट्रोल लेने के नाम पर वो घर से निकले थे। लोगों को बताया था कि मैं जा रहा हूं पेट्रोल लेने, और उसके बाद जब नहीं लौटे तो परिजनों को अंदेशा हुई और परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो पता चला कि सड़क पर उनका शव पड़ा हुआ है। पहले तो लोगों ने समझा कि किसी दुर्घटना हुआ होगा, लेकिन जब करीब जाकर देखा गया तो स्पष्ट हुआ कि मनोज यादव के सिर सहित शरीर के कई भागों में कई गोलियां मारी गई हैं। इस संबंध में हमारी बात हुई है विक्रमगंज के
एसडीपीओ राजकुमार से, उन्होंने भी हत्या की पुष्टि की है और कहा है कि उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर मनोज की हत्या क्यों की गई है। यह जो इलाका है जहां हत्या हुई है वो रोहतास जी और अजीत, परिजनों से आपकी बात हुई क्या? वो क्या आशंका जाहिर कर रहे हैं? क्या इनका किसी से कोई विवाद चल रहा था या राजनीतिक द्वेष में इनकी हत्या हुई? जो परिजनों से हमारी बात हुई है वो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उनका कहना है क्योंकि मनोज की सक्रियता इन दिनों राजनीति में अधिक थी, वे लगातार है सो पटना से लेकर रोहतास और बक्सर में राजनीतिक कार्यक्रमों में देखे जा रहे थे और खासकर जो राजद के वरिष्ठ नेता है तेज प्रताप यादव, उनसे उनकी काफी घनिष्ठता थी और जैसा कि स्थानीय लोग ही बता रहे हैं, परिजन भी बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेष भी इसका कारण हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी, इसके अलावा क्या तेज प्रताप के, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, तेज प्रताप के साथ कई फोटो भी, और फोटो देखकर लग रहा है कि अच्छे संबंध रहे होंगे। क्या तेज प्रताप ने भी फोन करके हालचाल जाना परिजनों का कि सब ठीक है, वो इस दुख की घड़ी में जो है संयम के साथ है या नहीं? तेज प्रताप ने कुछ बात करने की कोशिश की? क्योंकि तेज प्रताप यादव राजद के छात्र विंग को देखते हैं और ये मनोज यादव भी राजद के छात्र विंग के प्रदेश सचिव बताए जाते हैं और इसी पद पे वो कार्य कर रहे थे। और परिजन का कहना है कि इसकी सूचना उन्होंने अपने नेताओं को दे दिया है और स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता है, राजद कार्यकर्ता, वो काफी दुखी है, शोकाकुल है और जो कई कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, राजद के जो कई स्थानीय नेता है विकास सिंह है और लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सांत्वना दे रहे हैं। और चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब बिहार के मखाने का स्वाद दुनिया चखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 20 लाख करोड़ के महापैकेज की तीसरी किस्त की जानकारी दी, जिसमें 11 बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें बिहार के मखाना की ब्रांडिंग भी शामिल है। केंद्र से फैसले से मिथिलांचल में खुशी की लहर है। सेहत से भरपूर बिहार का मखाना अब ग्लोबल होने को तैयार है। क्षेत्रीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकल के लिए वोकल होने का मंत्र दिया, उस पर अमल करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के महापैकेज से माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ की राशि दी है, जिससे स्थानीय उत्पादों और कंपनियों को बड़ी मदद मिलेगी। और इसमें बिहार के मखाना की ब्रांडिंग को टॉप में रखा गया है। Let us say if it is Bihar, makhana is considered to be one of the very nutritious food without any calorie concerns. One can always use it as a snack. And therefore in Bihar the cluster would aim at makhana cluster. गौरतलब है कि दुनिया भर के 80% मखाने का उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, सहरसा और कटिहार में सबसे ज्यादा खेती होती है और इसको बढ़ावा देने के लिए एक क्लस्टर बनाया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ और पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ की राशि दी है, जिससे मखाना के साथ ही बिहार के कतरनी चावल, मधुमक्खी पालन, फिशरीज को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हर राज्य का जो ऐसे लोकल स्थानीय जो उत्पाद है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी एवं वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को समस्त मिथिलावासी की तरफ से बधाई धन्यवाद देना चाहूंगा। उत्तर बिहार में मखाना की खेती होती है, वहीं पर आम है, केला है, लीची है जाकर के, कहीं पर हल्दी है, कहीं ओल है जाकर के। मैं देख रहा हूँ कि बिहार में और बड़े पैमाने पर हर जिलों के अलग अलग फसलें जाकर के। पिछले साल 3 मार्च को पटना में संकल्प रैली के मंच पर जब पीएम मोदी के स्वागत में उन्हें मखाना की माला पहनाई गई थी, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि संकट के सबसे बड़े दौर में मिथिलांचल के लोगों का ऋण उतारने के लिए प्रधानमंत्री इस सम्मान के लिए इतनी बड़ी सौगात दे देंगे। अब बिहार का गौरव बढ़ाने वाले मखाना की खूबियों को जान लेते हैं। अमीनो एसिड से भरपूर मखाना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है। इसमें दूध और अंडे के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें चावल, गेहूं,
सोयाबीन के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व हैं। मखाना एक मजबूत हेल्थ कवच है जो कई बीमारियों से लड़ने में मददगार है। हार्ट अटैक से लड़ने में मददगार है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द में भी काफी आराम होता है। रात को दूध में मखाना मिलाकर खाने से तनाव भी कम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में मछली कारोबारियों और मछली खाने वालों के लिए सरकार ने नई पहल की है। अब ऐप के जरिए लोगों को न सिर्फ उनके घरों पर ताजी मछली पहुंचेगी, बल्कि मछली विक्रेताओं को एक बड़ा बाजार भी मिलेगा। भूल जाइए वो कहावत जब बेवजह भीड़ और शोरगुल पर लोग कहा करते थे क्या मछली बाजार बना रखा है, क्योंकि अब मछली बाजार का कॉन्सेप्ट बदलने वाला है और बाजार की जगह सीधे आपके घर पर मछली पहुंचने वाली है। बिहार मत्स्य विभाग ने मछली के विक्रेताओं और मछली खाने वाले दोनों लोगों के लिए एक नई व्यवस्था लेकर के आया है। मत्स्य विभाग एक नई ऐप लेकर के आया है जिसमें तहत आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस एक प्लेटफॉर्म पर आपको घर बैठे मछलियां मिल सकती हैं। ये देखिए, ये ऐप है और इस ऐप की अगर खासियत आपको बताएं तो इसमें खरीदने के प्रकार, अगर आप फिश यहाँ पे ऑप्शन आता है, उसके बाद मात्रा है, कितना आप खरीदना चाहते हैं, कितना केजी खरीदना चाहते हैं, जिला कौन सा है ये आप चुन सकते हैं, बिहार के किस ज़िले में आप रहते हैं वो आप अगर चुने, उसके बाद प्रखंड आता है, उसके बाद मछली के प्रकार है, मछली के कम से कम 8 से 10 प्रकार हैं, कैटफिश है, कतला है, कॉमन कॉप है, झींगा है, रोहू, सिल्वर कॉप, ऐसे तमाम मछलियाँ हैं जिनको आप ले सकते हैं। और ठीक इसके नीचे में एक ऑप्शन है कि आप इसे किस दुकानदार से खरीदना चाहते हैं। तो बिहार में अब मछली की ई बुकिंग शुरू हो गई है और मछली कारोबार से जुड़े लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। हमको मैसेज गिरता है या फ़ोन होता है होम डिलीवरी के लिए, हम घर पहुंचाने के लिए जाते हैं, उसमें वो भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित रहते हैं। इधर कृषि मंत्री प्रेम कुमार का दावा है कि विभाग ने लक्ष्य के मुताबिक कारोबारियों को बाइक से लेकर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर उपलब्ध करा दिया है। 15 जिलों में 65 4 व्हीलर, 86 3 व्हीलर, 155 2 व्हीलर की चाबी हम कहा कि भाई किसानों को दे दो जा करके, ताकि आने वाले समय में राज्य के लोगों को घर पहुंचा करके होम डिलीवरी करके ताजी मछली पकाने की योजना पर हम काम कर रहे हैं जाकर के। इस नई सुविधा से न सिर्फ मछली विक्रेताओं को एक बड़ा बाजार मिलेगा, बल्कि जो ग्राहक है उन्हें भी ताज़ी मछलियां मिल पाएंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच पढ़ाई को लेकर परेशान छात्रों को पटना प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। कमिश्नर संजय अग्रवाल ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल, कोचिंग खोलने का आदेश दिया। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्टडी मटेरियल भी तैयार करने का निर्देश दिया। फिलहाल छात्रों के लिए स्कूल और कोचिंग नहीं खुलेंगे। सभी निजी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास कराने का निर्देश दिया गया है। सभी स्कूल प्रबंधन व्हाट्सएप, ईमेल और पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मटेरियल छात्रों तक पहुंचाएंगे। साथ ही शिक्षकों के लिए भी गाइडलाइन जारी करते हुए उन्हें रोस्टर के हिसाब से स्कूल जाने का निर्देश दिया गया है। वाल्मीकि नगर को संवारने का सीएम नीतीश कुमार का सपना कोरोना बंदी में भी साकार होने की ओर बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर को सरकार ने फिर 100 करोड़ का तोहफा दिया है, जिससे यहां के टूरिस्ट प्लेस को पथवे से जोड़ा जा रहा है, जिससे सैलानी नदियों और पहाड़ों के दीदार के साथ धार्मिक स्थलों का भी दर्शन कर सकेंगे। सरकार की कार्य योजना का जायजा लिया सहयोगी मुन्ना राज ने। नगर को सरकार ने फिर करीब 100 करोड़ का तोहफा दिया है। वाल्मीकि नगर के इलाके के साथ ही गंडक के दूसरे छोर पर सरकार की ओर से बांध और पथवे बनाने की तैयारी है और टूरिस्टों को यहाँ के धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए भी सरकार ने कार्य योजना तैयार की है, जिसका लॉकडाउन में नियमों का पालन करते हुए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और सरकार की क्या 100 करोड़ की योजना है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कार्यपालक अभियंता। हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने क्या कार्य योजना तैयार की है, क्या योजना है सब भविष्य के लिए जो काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री
बिहार के द्वारा वाल्मीकि नगर स्थल निरीक्षण के क्रम में पहले जो 1080 मीटर की लंबाई में जो बाएं बैराज के अप स्ट्रीम में बाएं किनारे का जो सुरक्षात्मक कार्य किया गया था, उसी को एक्सटेंशन देते हुए कौलेश्वर तक ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ और इसी प्रकार से दायां एफ्लक्स बांध को भी मजबूती प्रदान करने के लिए उस हिस्से में भी इसी तरह का मेकाफेरी कॉन्सेप्ट के पर आधारित सुरक्षात्मक कार्य करने का आदेश प्राप्त हुआ। ये दोनों कार्य जो है 9 मार्च 2019 से प्रारंभ किया गया है। अभी जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उससे जो है ये कार्य जो है प्रभावित हुआ है। यह कार्य चूँकि गंडक बैराज के अप स्ट्रीम में है तो इसलिए इसके पॉन्डिंग डिपॉन्डिंग के पर यह इस कार्य की प्रगति निर्भर करता है। तो जो ही डिपॉन्डिंग हुआ है 26 मार्च को, उसके बाद से इस कार्य को प्रारंभ करना था, लेकिन इस बीच जो है कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हो गया और कार्य जो है प्रारंभ नहीं किया जा सका। फिर विभाग के पहल पे और जिलाधिकारी बेतिया से प्राप्त निर्देश के आलोक में 15 अप्रैल से बाएं तरफ का मतलब वाल्मीकि नगर हिस्से का कार्य को प्रारंभ किया गया है। गोपालगंज में बिहार के बाहर से आ रहे मजदूरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा जिला प्रशासन की ओर से लगातार व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की कोशिशें भी जारी है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कल कुचाई कोट के जलालपुर स्थित चेकपोस्ट की व्यवस्था का जायजा लिया और दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों को भेजने की व्यवस्था, उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था और रजिस्ट्रेशन काउंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से लड़ना है, इसीलिए मेरा ये भी अपील है आम जनता से, लोगों से, किसी तरह का ऐसा पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं डालें जिससे दो समुदायों के बीच में किसी तरह की नफरत की भावना फैले। ऐसे लोगों को पकड़ कर हम लोग जेल भेज रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, स्पीडी ट्रायल करवा रहे हैं, गुंडा रजिस्टर उनका नाम भी पंजी में डाल रहे हैं। तो ये संदेश मेरा है। शराब कांड में फंसे बक्सर के सदर विधायक संजय तिवारी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक संजय तिवारी की गाड़ी से बुधवार को 8 बोतल विदेशी शराब मिली थी। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और विधायक की गाड़ी जब्त करने के साथ ही 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस इसको साइंटिफिक तरीके से जांच कर रही है और सारे एंगल पे अलग अलग तरीके से जांच किया जा रहा है। मैनुअल और टेक्निकल दोनों सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो बाकी बचे लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। पूर्णिया में जिला कृषि पदाधिकारी और जिले के खुदरा उर्वरक बीज विक्रेताओं में ठन गई है। एक तरफ जहां कृषि पदाधिकारी ने खुदरा उर्वरक बीज विक्रेता संघ के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा समेत 7 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट का मामला दर्ज कराया है, उनके लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं विरोध में जिले के खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। भ्रष्ट पदाधिकारी का तबादला नहीं होता है और जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होता है और हम लोग पर जो केस मुकदमा किया गया है गलत तरीके से, उस मुकदमा को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा ये बंद रहेगा। और इन सबके बीच अहम खबर आपको बताएं कि लापता शख्स का शव गन्ने के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना हसनपुर के मोती थाना की है, जहां 2 मई को विष्णुदेव महतो किसी काम से घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक जब घर नहीं लौटे तो परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद छानबीन में जुटी पुलिस ने गन्ने के खेत से शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे अवैध संबंध हो सकता है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला ने 2 तारीख को रात में मतलब फ़ोन द्वारा बुला के विष्णुदेव महतो को बुलाया और फिर बुलाने के बाद उनके पति जो है साथ में गए और बागमती है, मृत बागमती मालदा के पास पहले से मुकेश कुमार 2 अन्य लोगों के साथ वहाँ पे मौजूद था और उसको ले जाके वहाँ पे गला दबा के हत्या कर दी गई।
खबर सिवान से, जहां आपसी विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना दौरौंदा थाना क्षेत्र के बगौरा गांव का है, जहां आपसी विवाद में एक व्यक्ति पर तेज धारदार हथियार से वार करने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी, डंडे और तलवार से वार करने लगे, जिसमें सुनील प्रसाद नाम के शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हुई। सुनील प्रसाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षक थे। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कोरोना बंदी में प्रवासी लोगों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट पर बेबस और लाचार मजदूर जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। आप तस्वीरें देखिए और देखिए कि किस कदर प्रवासी मजदूर ट्रकों पर सवार हो रहे हैं अपने गांव जाने के लिए। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। यहां हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से दिन भर यहां अफरा तफरी का माहौल रहता है। हालांकि गोपालगंज जिला प्रशासन की ओर से मजदूरों की परेशानी कम करने और उन्हें घर भेजने के लिए तत्पर है। कोरोना बंदी में छूट मिलने के बाद जमुई जिले के एकमात्र अत्याधुनिक बेकरी फैक्ट्री में मजदूरों को रोजगार मिलने लगा है, जहां लगभग 4 दर्जन की संख्या में कुशल और अकुशल मजदूरों को काम मिल रहा है। बेकरी में काम शुरू होने से मजदूरों में खुशी है। मौके का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना बंदी को लेकर लॉकडाउन है और लॉकडाउन की स्थिति में मजदूरों को रोजगार मिल रहा है जमुई जिले के एकमात्र बेकरी उद्योग में। ये जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत एक गांव है और वहां पर ये बेकरी है और ये बेकरी जो अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। यहाँ पर साफ तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, पैकेजिंग की काम कर रही हैं। जो महिलाएं हैं वो पैकेजिंग में लगी हैं, जो पुरुष हैं वो लोग पैकेजिंग में लगे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में मजदूरों का परेशानी न हो, उनका रोजगार मिले, इसका ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कुशल कारीगर भी हैं उन लोगों को भी यहाँ पर काम मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 40 की संख्या में यहाँ पर मजदूर है और जो कारीगर हैं वो हैं और उसका प्रोडक्शन हो रहा है। यह अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर संभावनाएं भी हैं जमुई ज़िले में इंडस्ट्रीज को लेकर कि अगर इंडस्ट्रीज बैठे आएगी तो वैसी स्थिति में लोगों को रोज़गार मिलेगा। और देख सकते हैं कि अत्याधुनिक मशीनों से है यहाँ पर लैस है। कई कारीगरों, कई लोगों को काम भी मिल रहा है। और सीधे तौर पर ये बात कहा गया है कि मतलब अगर और लोगों को संभावना रहे, जैसे कि प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, अगर वे कुशल होंगे तो उनको भी रोजगार यहाँ मिल सकता है। क्या ख्याल है प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं उनको करें यहाँ पर काम मिलने का? एकदम पूरा काम मिल सकता है और उसकी पूरी संभावना है। प्रवासी लोग जितने भी हैं, बहुत सारे लोग जितने भी हैं, अगर स्किल्ड खास करके अगर बेकरी से जुड़े हुए लोग रहे हैं तो उनके लिए तो माने काम ही काम है। अगर मजदूर मिलेंगे और कारीगर मिलेंगे तो यहाँ पर रोजगार मिलेगा ही और साथ ही जमुई जैसे इलाके में उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, बेकरी उद्योग में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।